अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। नेशनल लेवल की नहीं बल्कि जो एक सूबे के लिहाज से, शहर के लिहाज से बड़ी अहम खबरें हैं। और जेल हुकाम एक माफिया का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं, वो भी आपके सामने रखना है। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वो चल रहा है। किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम होता है तो उस इल्ज़ाम में अगर किसी को सबक सिखाना हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करते हैं वो करते हैं जेल हुकाम। वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा दानिश कनेरिया और पीएसएल के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जेल हुकाम ने या जेल सुपरिटेंडेंट, चाहे वो हसन सहतू साहब हों या दीगर, उन्होंने एक अंत मचाया। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात होते हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई मीडिया खबर नहीं चलाता। तकरीबन जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं वो उनके ज़ाती दोस्त हैं। वो एक दूसरे की शादियों में और दुख सुख में ज़ाहिर है शिरकत करनी भी चाहिए, लेकिन वो इतने क्लोज़ हो चुके हैं या हो जाते हैं कि अगर सच और हक़ पर मबनी भी अगर जेल के हवाले से कोई ख़बर हो तो वो ख़बर मीडिया पर नशर नहीं होती, अखबारात में खबर शायद नहीं होती, वो दब जाती है, छुप जाती है, वो कहीं नज़र नहीं आती। अगर किसी फोरम पर आप बात भी करना चाहें तो वो बात भी नहीं हो पाती। इतने बासर हैं जेल के इंतज़ामिया, जिसमें ख़ास तौर पर हसन सहतो, इसके अलावा नुसरत मंगन हालांकि रिटायर हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी उनका जो इन्फ्लुएंस है वो जेल के ऊपर बरकरार है। सबसे पहली तो उसकी जो एक मिसाल है वो ये है कि आज एक डिजिटॉनिक्स लैब कंपनी है, उनका कहना तो ये है कि वो फ़रोख्त करते थे मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ जो ममालिक में वो अपने जो उनके क्लाइंट थे उनको वो डील करते थे। लेकिन ये केस चूँकि मैंने हर समात पे इंतहाई करीब से और बारीकी बीनी से देखा है, उसको सुना है, रिपोर्ट भी किया है, तो वो मैं जानता हूँ उनका बड़ा एक गोरख धंधा था जो वो किसी न किसी तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे रकम चोरी करते थे उनकी, और उसके बाद लूट घसूट भत्ताखोरी, बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात है जिसमें मुल्क की सालमियत बाकायदा तौर पर, जैसे फैटफ का सबके सामने है, वो ख़तरा बने। और उसके बाद हसास इदारों के जो हुक्म पर ये कार्रवाई हुई, उसके बाद आगे देखते हैं कि जहाँ उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होनी है या उनको सबक सिखाया जाना है या उनको सज़ा होनी है या उनके ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग करना है, तो घेरा तंग करने के बजाय या घेरा तंग होने के बजाय हमारे जो जेल हुकाम है या हमारी जो लोकल सतह की इंतज़ामिया है वो मुल्ज़मान को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत के एवज़ फैसिलिटेट करती है। जब मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए उनको जुडिशल कस्टडी भेजा गया, अदालत में पेश होते रहे। हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब इंतहाई मोहतरम हैं, वो इन तमाम केसेस को, चाहे वो इल्ज़ाम हो चाहे वो किसी भी सतह का हो, हर तरह से उसको जो है वो देखते हैं, बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेते हैं। अगर वो इस मामले में एक्सपर्ट ना भी हों लेकिन उसके बावजूद वो एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। उसके बाद जिस जज के साहब के पास ये केस चल रहा है तो बड़ी तरीके से वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं ताकि कोई मुल्ज़िम अगर नाजायज़ गिरफ्तार है तो उसके साथ ज़्यादती ना हो, लेकिन अगर जिसने मुल्क की और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कोई चीज़ की है तो उनके ख़िलाफ़ भी वो जो है वो रियायत नहीं बरतते बल्कि अच्छे तरीके से उसको डील करते हैं, जो कानून और आइन की रोशनी में उनको इख्तियार हासिल है। डिजिटॉनिक्स कंपनी के 8 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। इस केस की बताने का मकसद ये है कि जेल हुकाम कितना शातिर और कितना मुल्क दुश्मन, मैं उनको कहूँगा कि वो है कि उन्होंने इंतहा की हुई है। तो उसकी आगे जा चल के बताऊँगा मैं आपको मामला है क्या, मैं ये डिजिटॉनिक्स का जिक्र कर क्यों रहा हूँ। तो इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, जुडिशल कस्टडी हुए। उसके बाद 2 फरवरी को मुल्ज़मान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई कि इनको जेल में बी क्लास दी जाए। बी क्लास की सहूलत वो होती है कि जिसमें आप जेल में जाएंगे तो आपको हथकड़ी नहीं लगेगी, आप वहाँ पर आपको सहूलियात दी जाएंगी जिसमें पंखा और उसके बाद खाने पीने की सहूलियात वहाँ आसानी से आपको अच्छे से तर्ज की जो है वो दस्तियाब होंगी। अदालत ने, चूँकि ये जेल सुपरिटेंडेंट को आज ख़ुद भी इख्तियार होता है, तो अदालत ने उस दरख्वास्त पर ऑर्डर किया कि जेल हुकाम जो है जेल मैनुअल के तहत ही ये सारी जो है वो देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो उनकी मर्ज़ी, उनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया था। उसके बाद जेल हुकाम ने उस ऑर्डर के बाद जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उनको ख़त लिखा कि 10 फरवरी को कि आप अगर हुक्म देंगे तो हम जो है वो मज़ीद इनको जेल में बी क्लास की सहूलियात देंगे।
अदालत ने मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अब तक यानी कि 1 महीना गुजर चुका है उस दरख्वास्त पर फ़ैसला किया नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे मामलात हैं, अब फ़ैसला नहीं किया उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब तक वो उस दरख्वास्त पर फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद ये बुरहान मिर्ज़ा CEO हैं डिजिटॉनिक्स के, और इसके अलावा दीगर जो मुलज़मान हैं जिनके ऊपर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, यानी कि मुल्की सालमियत को ख़तरा पहुँचाने के और उसके ख़िलाफ़ काम करने के जो इल्ज़ामात हैं, यानी कि वो बाहर के ममालिक के लोगों को जो है वो झूठ और धोखाधड़ी के ज़रिए उनके पिन कोड चोरी करते थे, उनके ATM और अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं जिन पे FIA तहकीकात कुछ कर चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी हैं और मज़ीद भी तहकीकात जारी है और उसकी फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो उसके बाद फिर ये 1 महीने से वो जज साहब ने वो फ़ैसला उस दरख्वास्त पे किया नहीं, तो मुलज़मान को जेल हुकाम ने आज ख़ुद B क्लास की सहूलियत दे दी। 2-3 डेट्स पे पहले भी पेश हुए, तो बग़ैर हथकड़ी के लाए जाते थे। मैं ये समझ रहा था कि शायद अदालत की जानिब से ऑर्डर हो गया होगा, लेकिन आज मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि अब तक फ़ैसला हुआ नहीं है, और मुलज़मान जब अदालतों में आते हैं वहाँ पर तो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। जेल हुकाम ने उनके ऊपर नवाज़िशों की बरसात की हुई है, उनको इतना फैसिलिटेट किया हुआ है कि किसी सदर और वज़ीर आज़म को शायद ही इस तरह जो है वो जेल में जाए तो उसको फैसिलिटेट किया जाता हो। यहाँ पर जब मुलज़मान पेशी पर आते हैं तो एक फ़ोन नहीं 2-2 फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं धड़ल्ले से, और बग़ैर हथकड़ी के हर चीज़ इंजॉय कर रहे होते हैं वो, जैसे कि वो पता नहीं मुल्क के हीरो हों। तो बहरहाल उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, तहकीकात हो रही है, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम अगर सच साबित होगा तो वो हो जाएगा। लेकिन कानून तो ये है ना कि जो मुलज़िम जुडिशल कस्टडी होता है तो उसके बाद फिर उसको तो उसी तरह से निपटा जाए जिस तरह दीगर मुलज़मान से निपटा जाता है। तो उसके बाद वो ये उनकी नवाज़िशें हैं जेल हुकाम की कि अदालत के हुक्म के बरअक्स, अदालत के हुक्म के बग़ैर इन मुलज़मान को B क्लास की सहूलियत दी गई है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है कि मैं उनके जेल हुकाम का मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एक धंधा चलाते हैं कि जब वो चाहें तो किसी मुलज़िम को जो है वो गायब करा दें, जब चाहें मुलज़मान के साथ कोई भी रवैया अख्तियार कर सकते हैं। एक और केस आज अदालत में सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो वहाँ पर तकरीबन 2 साल पहले एक मुलज़िम को ज़मानत पर रिहाई मिली सेंट्रल जेल से, उसके बाद वो जेल से अब तक लापता है। अब आज SP इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए जिसमें उन्होंने बताया कि जेल हुकाम से उन्होंने रिपोर्ट तलब की थी CCTV की और रिकॉर्ड, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो तहकीकात की कि मुलज़िम जो है CCTV से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, मुलज़िम जेल से बाहर गया ही नहीं, यानी कि जेल में है या जेल से ही गायब किया गया है या किसी इदारे के हवाले किया गया है या किसी के हवाले किया गया है। तो उसके बाद फिर जो है वो मुलज़िम अब तक लापता है। तो अब अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को तलब किया है और रिकॉर्ड के साथ तलब किया है और कहा है कि मुलज़िम अगर उसको जेल से ज़मानत मिली थी तो अब वो कहाँ है और किस जगह पर है, और उसके बाद फिर उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाए। अब 7 अप्रैल की जो है उसमें उसको टाइम दिया गया है। उस मुलज़िम का नाम भी मैंने नोट किया था, ज़ाहिर हज़ारों केसेस होते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ जो है वो याद नहीं रहती। मैं मुलज़िम का नाम आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उसके बाद फिर हुआ ये कि ये इसकी सूरत हाल है कि मुलज़मान गायब हो जाते हैं। अब कुछ अर्सा पहले एक और भी मुलज़िम अबू इरफान लापता हुआ था, उसके बाद अदालत ने इनको तलब किया। उसके बाद जस्टिस नज़र अकबर ने इनके ख़िलाफ़ मुअत्तल करने का बल्कि हुक्म दिया था हसन सहतो साहब को, और उसके बाद फिर वो मुलज़िम जो है वो जो लापता हो गया था उसको बाज़ाब कराकर अदालत में पेश कर दिया गया। इतना जो है वो अंत मचाया हुआ है। इसके अलावा गैर कानूनी मामला जो है वो अरूज पर है। हमें ख़ुद भी बहुत सारे ज़राए बताते हैं कि यहाँ से जब नैब के जो मुलज़मान हैं वो कस्टडी से जब हैदराबाद, सखर या किसी और कोर्ट में यहाँ से जब पेश करने के लिए ले जाया जाता है तो एक दिन पहले ले जाया जाता है, तो जेल से निकलते हुए अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन वो कोर्ट आके पेश होते हैं और डमी मुलज़िम जो है वो जेल की गाड़ी में बिठा के उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी जो है वो डमी मुलज़िम को लेकर वहाँ पहुँचती है और मुलज़िम अगले दिन खुद वो अदालत में पेश होता है। तो इस तरह के मुबैना तौर पर करोड़ों अरबों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। ज़ाहिर है वो किसी हुकूमती ओहदेदार या हुकूमत के आशीर्वाद के अलावा कुछ हो नहीं सकता। नुसरत मंगन के ऊपर भी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर नैब ने तहकीकात शुरू की, उनकी अरबों रुपए की जो है वो गैर कानूनी असासे, आमदन से ज़्यादा असासे भी पकड़े। उनके ऊपर भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, तो इसलिए नैब फिर आगे कार्रवाई बढ़ाता नहीं है। वो कार्रवाई अब तक दबी हुई है और वो खुद इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह गैर कानूनी जो है काम अरूज पर है जेल में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा अगर जो गरीब मुलज़िम है वो एक अगर मुलज़िम को किसी एक, आप अक्सर जिसका सिटी कोर्ट यहाँ जाना होता है वो खुद देखता होगा कि एक एक हथकड़ी में 10-10 मुलज़मान को चैन में बांधा होता है। एक मुलज़िम की एक कोर्ट में पेशी होती है तो फिर 7-8 जो दूसरे होते हैं वो उनको
मजबूरन जाना पड़ता है क्योंकि वो रिश्वत नहीं दे सकते, तो इसलिए एक ही चैन के अंदर उनको बांध के फिर एक अदालत में, एक से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, इस तरह पूरा दिन वो जकड़े हुए गाड़ियों में जाते हैं। फिर मुलजिम खुद हमें चीख के रो के बताते हैं कि जिस गाड़ी में अगर 30-35 मुलजमान को बिठाने की जगह होती है, वहाँ 60 से ज़ायद कैदियों को भर कर लाया जाता है। जो रिश्वत देते हैं उनको प्रोटोकॉल के अंदर लाया जाता है, और जो रिश्वत नहीं देते तो उनके ऊपर जेल हो, जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, इस तरह अज़ियतनाक जो है उनको सज़ा दी जाती है, अज़ाब दिया जाता है। जो पैसे देता है वो खूब ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। तो इस तरह ये अहम चीज़ें थी। और उसके अलावा और जो PSL का जो मामला था, तकरीबन 20 मैचेस होना बाकी थे, और वो कोरोना के जो फैलते हुए जो केसेस थे उसके तनाजुर में जो PCB हुकाम है उन्होंने बंद कर दिया। ज़राए का ये कहना है कि क्योंकि जो बड़े लोगों को रियायत दी गई थी कुछ टीमों में से, तो इब्तदाई तौर पर जिन्होंने जो प्रोटोकॉल तोड़ा था उनको पाबंदी लगाने के बाद फिर अगले दिन उनको मैच खेलने की इजाज़त दी गई। इस तरह काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना के, और हालांकि PCB ने खुद जो वहाँ शौकीन क्रिकेट है या जो तमाशाई हैं उनकी तादाद बढ़ाने का भी हुक्म दिया था। उसके बावजूद फिर देख रहे हैं कि कोरोना की मुसलसल वारदात, जो कोरोना के मुसलसल जो वाक़यात हैं वो बढ़ते गए, तो आज मजबूरन जो है PCB को ये बंद करना पड़ा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। और भी टीमें आनी भी है, पाकिस्तान ने खुद भी जाना है, तो ये खुद एक संगीन सूरत हाल क्रिकेट शौकीन के लिए बुरी खबर हो सकती है। ये बड़ा अहम मामला है। उसके अलावा दानिश कनेरिया के हवाले से मैं आपको बात करूँगा। दानिश कनेरिया ने PCB हुकाम के ख़िलाफ़ यहाँ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने। दानिश कनेरिया ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दीगर जो खिलाड़ी हैं, यानी कि सलमान भट्ट थे, आमिर और इसके अलावा आसिफ थे, उनको सज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद उनको जो है वो दोबारा मैचेस खिलाने की इजाज़त दी गई, और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा भी हैं, कौमी टीम का भी हिस्सा हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है वो रियायत नहीं बरती जा रही, इनको खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डोमेस्टिक क्रिकेट या एक लोकल सतह की क्रिकेट भी खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर आज PCB हुकाम पेश हुए। और उनका कहना था कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक तो पूछा कि दानिश कनेरिया हैं कौन, और उसके बाद फिर इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम आते हैं। तो PCB हुकाम की जानिब से बताया गया है कि इनके ऊपर जो है वो वहाँ काउंटी के अंदर काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान जो है वो एक इल्ज़ाम साबित हुआ था। इन्होंने बुकीज़ से मुलाकात कराई थी, उसके बाद ये ताहियात इनके ऊपर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। तो उसमें जस्टिस अमजद सहतो साहब ने भी आज कहा कि मोहम्मद आमिर, इसके अलावा सलमान भट्ट या आसिफ तो मैचेस खेल रहे हैं, मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा भी हैं, तो फिर इनके ऊपर पाबंदी जो है वो अब तक बरकरार क्यों है। तो बताया गया कि ये हर फोरम जो है इस्तेमाल कर चुके हैं दानिश कनेरिया, और उसके बाद तमाम फोरम पर केसेस हारने के बाद जो है वो अब अदालत से रजू किया है। तो अदालत ने कहा कि अगर किसी और फोरम से जो PCB या किसी और फोरम से रब्ता करना चाहें तो कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम हर फोरम में इस्तेमाल कर चुके हैं, दानिश कनेरिया के वकील ने कहा, उसके बावजूद इनकी नहीं सुनी गई। अब हम चाहते हैं कि लोकल सतह की क्रिकेट कोचिंग और जो क्रिकेट की जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उसमें शिरकत की इजाज़त दी जाए। तो अब अदालत ने सलमान भट्ट और उसके अलावा मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का जो केस था उसकी तफसीलात तलब की हैं कि उनका जायज़ा लिया जाएगा कि अब उन केसेस के फ़ैसले की रोशनी में क्या इसको मोहम्मद आमिर और इनकी जो केसेस है उसकी रोशनी में दानिश कनेरिया को जो है वो कोई सहूलियात मिल सकती है, उसका कोई फ़ायदा दिया जा सकता है या नहीं। तो उसके लिए मज़ीद जो है वो वक्त दिया गया है और केसेस की तफसीलात तलब की गई हैं। ये अहम खबरें थी जो आपकी नज़र में रखनी थी। सेनेट के हवाले से भी और वफाकी हुकूमत के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने शेयर करनी है। कोशिश करूँगा कि इसके अलावा एक और वीडियो आपके सामने आज शेयर करूँ, ताकि जो मैंने आपसे एक पहले वीडियो में कहा था मिनी जो है इनको चाहिए पीपल्स पार्टी को NRO, तो कुछ हद तक वो मिनी NRO लेने में कामयाब हुई है। तो वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।